हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा था काशीपुर, एक छोटा सा गांव जहां रातें तारों की चादर से ढकी रहती थीं। आसमान में चमकते तारे गांव वालों के लिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उनके विश्वास और कहानियों का हिस्सा थे। हर रात बच्चे छतों पर लेटकर तारों को गिनते और बूढ़े अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से काशीपुर में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। तारे जो हमेशा रात को रोशन करते थे, एक एक करके गायब हो रहे थे। पहले कुछ लोग इसे बादलों का खेल समझे, लेकिन जब रातें पूरी तरह अंधेरी होने लगीं तो गांव में डर का माहौल बन गया। विक्रम, एक युवा योद्धा और खगोल शास्त्री, अपने घर की छत पर खड़ा था। उसके हाथ में था उसका पिता का पुराना तारों वाला यंत्र, एक छोटा सा कांसे का उपकरण जिसके जरिए वह नक्षत्रों की स्थिति पढ़ सकता था। उसकी गहरी भूरी आंखें आसमान को टटोल रही थीं, लेकिन आज फिर कोई तारा नहीं दिखा। विक्रम का दिल बेचैन था। उसके पिता, गांव के सबसे बड़े खगोल शास्त्री, ने उसे बताया था कि तारे सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कहानियां हैं। लेकिन अब वो कहानियां क्यों खामोश हो रही थीं? विक्रम, एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा। यह था आदित्य, उसका बचपन का दोस्त, जिसकी तलवारबाजी की कला पूरे गांव में मशहूर थी। आदित्य का चेहरा हंसमुख था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तू फिर तारों को देख रहा है? गांव में सब डरे हुए हैं और तू यहां सपने देख रहा है। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आदित्य, ये तारे गायब नहीं हो रहे, कोई उन्हें चुरा रहा है। मुझे लगता है ये उस पुरानी भविष्यवाणी से जुड़ा है। आदित्य ने भौहें चढ़ाई। कौन सी भविष्यवाणी? वो बूढ़ों की कहानियां जो रात में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं। नक्षत्रों का अभिशाप। एक नरम लेकिन गंभीर आवाज ने उनकी बात काटी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वह थी तारा, गांव की रहस्यमयी पुजारिन। उसकी लंबी चोटी हवा में हल्के से लहरा रही थी और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसके गले में एक अजीब सा तावीज लटक रहा था जो चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। हर 100 साल में नक्षत्रों का अभिशाप जागता है। यह दुनिया को अंधेरे में डुबो देता है जब तक कि नक्षत्रमणि इसे न रोक दे। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, नक्षत्रमणि, वो क्या है? तारा ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जैसे कोई पुरानी याद ताजा कर रही हो। यह एक रत्न है जो हिमालय के गुप्त गढ़ में छिपा है। यह नक्षत्रों की शक्ति को नियंत्रित करता है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं। रास्ता खतरों से भरा है और काल भैरव, एक प्राचीन राक्षस, उसकी रक्षा करता है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, राक्षस? तारा, तू भी बूढ़ों की तरह बातें करने लगी। मेरी तलवार किसी भी राक्षस को काट सकती है। लेकिन विक्रम का चेहरा गंभीर था। उसने अपने पिता की डायरी याद की जिसमें नक्षत्रों के अभिशाप का जिक्र था। अगर यह सच है तो हमें नक्षत्रमणि ढूंढना होगा। गांव को बचाने का यही एक रास्ता है। तारा ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी हिम्मत का आकलन कर रही हो। ठीक है विक्रम, लेकिन इस यात्रा में सिर्फ तलवार और हिम्मत काम नहीं आएगी। तुम्हें नक्षत्रों की भाषा समझनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आदित्य ने विरोध किया, मैं भी आऊंगा। विक्रम अकेले नहीं जाएगा। विक्रम ने अपने दोस्त की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है आदित्य, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले विक्रम, तारा और आदित्य हिमालय की बर्फीली घाटियों की ओर निकल पड़े।
उनके बैग में ज़रूरी सामान, एक पुराना नक्शा और तारा का तावीज़ था। रास्ता कठिन था, बर्फीला तूफान उनके चेहरों पर कोड़े बरसा रहा था और हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम रही थी। विक्रम ने अपने पिता का यंत्र कसकर पकड़ा, जैसे वह उसे हिम्मत दे रहा हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक प्राचीन खंडहर तक पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर नक्षत्रों के चिन्ह उकेरे गए थे। तारा ने नक्शा खोला और कहा, यह पहली पहेली है। दरवाजा तभी खुलता है जब नक्षत्रों का सही क्रम लगाया जाए। विक्रम ने अपने पिता का यंत्र निकाला और आसमान की ओर देखा, लेकिन तारे तो गायब थे। अब क्या करें? उसने निराशा से पूछा। तारा ने अपने तावीज़ को छुआ और अचानक उसका चेहरा चमक उठा। नक्षत्र सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे भीतर भी है। उसने दरवाजे पर कुछ चिन्ह दबाए और एक धीमी सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर तारों की कहानियां उकेरी गई थी। प्रत्येक चित्र में तारे जीवित प्राणियों की तरह दिख रहे थे, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। विक्रम का दिल झोर झोर से धड़क रहा था। ये क्या जगह है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। तारा ने जवाब दिया, यह नक्षत्रों का मंदिर है। यहाँ से हमारा रास्ता शुरू होता है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। गलियारे में एक भयानक हंसी गूंजी। तुम नक्षत्रमणि तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। यह काल भैरव की आवाज थी, गहरी और डरावनी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहां तलवार काम नहीं आएगी, हमें अपनी बुद्धि और विश्वास का सहारा लेना होगा। आदित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। ये राक्षस चाहे जो हो, मैं उसे रोकूंगा। तारा ने गलियारे की गहराई में देखा। वह अभी पूरी शक्ति में नहीं है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, वरना वह हमें रोक देगा। विक्रम ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम मिलकर इसे रोकेंगे, गांव के लिए, तारों के लिए। हिमालय की बर्फीली घाटियां एक अनंत सफेद रेगिस्तान की तरह फैली थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें हवा में छोटे छोटे बादल बनकर उड़ रही थी। विक्रम, तारा और आदित्य नक्षत्रमणि की खोज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम पर प्रकृति उनकी परीक्षा ले रही थी। उनके पैर बर्फ में धंस रहे थे और तूफान की गर्जना उनके कानों में गूंज रही थी। विक्रम ने अपने पिता का तारों वाला यंत्र कसकर पकड़ा, जैसे वह उसे हिम्मत दे रहा हो। उसका चेहरा दृढ़ था, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। नक्षत्रमणि क्या है? काल भैरव कौन है? और तारा जो इतनी रहस्यमयी है, क्या वह पूरी सच्चाई बता रही है? हमें रुकना होगा, आदित्य ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज तूफान में मुश्किल से सुनाई दी। यह तूफान हमें मार डालेगा। तारा, जिसके सिर पर एक मोटा शॉल लिपटा था, ने जवाब दिया, हम रुक नहीं सकते। गुप्त गुफा पास ही है। अगर हमने देर की तो काल भैरव हमें ढूंढ लेगा। आदित्य ने नाराजगी से उसकी ओर देखा। तू बार बार उस राक्षस का नाम लेती है, लेकिन हमें कुछ दिखा क्यों नहीं? शायद ये सब तेरी कहानियां हैं। विक्रम ने बीच में हस्तक्षेप किया। आदित्य, तारा ने हमें उस खंडहर तक पहुंचाया। हमें उस पर भरोसा करना होगा। आदित्य ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गया। तारा ने बिना कुछ बोले आगे बढ़ना शुरू किया। विक्रम ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद तूफान थोड़ा शांत हुआ। सामने एक विशाल चट्टान दिखाई दी, जिसके नीचे एक संकरा रास्ता था। तारा ने नक्शा निकाला और कहा, यह वही जगह है, गुप्त गुफा यहीं कहीं है। लेकिन जैसे ही वे रास्ते की ओर बढ़े,
एक भयानक गुर्राहट ने उन्हें रोक दिया। बर्फीली ढलान पर 4 जंगली भेड़िए खड़े थे। उनकी आंखें भूख और क्रोध से चमक रही थी। आदित्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। पीछे हटो, मैं इनका सामना करूंगा। विक्रम ने भी अपनी तलवार तैयार की, लेकिन तारा ने दोनों को रोका। रुको, ये भेड़िए साधारण नहीं हैं, इन्हें काल भैरव ने भेजा है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अब भेड़िए भी राक्षस के सिपाही हैं। तारा, तू सचमुच पागल है। लेकिन तारा ने उसकी बात अनसुनी की। उसने अपने तावीज को छुआ और उसकी उंगलियों से एक हल्की नीली चमक निकली। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और अचानक बर्फीली हवा में एक चमकदार गोला बन गया। गोले से नीली रोशनी निकली जो भेड़ियों की ओर बढ़ी। भेड़िए डरकर पीछे हटे और फिर गुर्राते हुए भाग गए। विक्रम अवाक रह गया। ये क्या था? तारा ने थकी हुई मुस्कान दी। नक्षत्रों की शक्ति। मेरा तावीज उनकी ऊर्जा से जुड़ा है, लेकिन यह जादू हर बार काम नहीं करता। हमें जल्दी करना होगा। आदित्य ने तारा को घूरा। तू ये सब कहां से सीखा? और ये तावीज क्या है? तू हमसे कुछ छिपा रही है। तारा ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो वापस जा सकते हो आदित्य, लेकिन विक्रम और मैं रुकने वाले नहीं। विक्रम ने जल्दी से बात संभाली। बस अब बहस बंद। हमें गुफा ढूंढनी है। रास्ता उन्हें एक अंधेरी गुफा के मुहाने तक ले गया। गुफा का प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे वह कोई राज छिपाए हो। तारा ने अपनी मशाल जलाई और तीनों अंदर दाखिल हुए। गुफा की दीवारें चिकनी थीं और उन पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। चित्रों में तारे, नक्षत्र और एक चमकदार रत्न दिख रहा था। नक्षत्र मणि, तारा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये चित्र हमें रास्ता दिखा रहे हैं। गुफा के अंत में एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर एक शिलालेख लिखा था। विक्रम ने मशाल को पास लाकर पढ़ा। जो तारों की भाषा पढ़े वही गढ़ तक पहुंचे। तारों की भाषा? आदित्य ने व्यंग्य में कहा। आसमान में तो तारे हैं ही नहीं, अब क्या करेंगे? तारा ने शिलालेख को ध्यान से देखा। यह पहेली है। नक्षत्रों की भाषा सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि इन चित्रों में भी छिपी है। उसने दीवार पर उकेरे गए नक्षत्रों के चिन्हों को छुआ और अचानक मंच पर एक नीली चमक उभरी। चमक ने एक नक्शा बनाया जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा कर रहा था। गुप्तगढ़, तारा ने कहा। नक्षत्रमणि वहां है। विक्रम ने उत्साह से कहा, तो हम सही रास्ते पर हैं। चलो अभी चलते हैं। लेकिन तभी गुफा में एक ठंडी हवा बही। मशाल की लौ कांपने लगी और एक गहरी भयानक हंसी गूंजी। तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो नन्हे मनुष्यों। आवाज गुफा की दीवारों से टकराई। नक्षत्रमणि मेरा है और मैं इसे तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगा। विक्रम ने तलवार उठाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक काली छाया थी जो दीवारों पर नाच रही थी। तारा ने अपने तावीज को कसकर पकड़ा। काल भैरव, उसने फुसफुसाया। वह अब भी पूरी शक्ति में नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। आदित्य ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। दिखा कहाँ है तेरा राक्षस? छाया ने फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें ही नष्ट करेगा, तलवारबाज। और फिर वह गायब हो गई। मशाल की लौ फिर से स्थिर हो गई, लेकिन गुफा में एक अजीब सी ठंडक रह गई। विक्रम ने तारा की ओर देखा। वह क्या था? तारा ने गंभीर स्वर में कहा, काल भैरव की छाया। वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम डरे नहीं तो वह हमें रोक नहीं सकता।
आदित्य ने तारा को संदेह से देखा। तुझे बहुत कुछ पता है तारा, लेकिन तू हमें सब कुछ नहीं बता रही। विक्रम ने अपने दोस्त का कंधा थपथपाया। आदित्य, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। गांव हम पर निर्भर है। तारा ने चुपचाप नक्शा समेटा और कहा, चलो, गुप्तगढ़ अभी दूर है। तीनों गुफा से बाहर निकले, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। विक्रम को तारा पर भरोसा था, लेकिन आदित्य का संदेह उसे भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। काल भैरव की छाया अब भी उनके पीछे थी और हिमालय की बर्फीली चोटियां उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां बादल आसमान को छूते थे, एक प्राचीन गढ़ छिपा था। गुप्तगढ़, जैसा कि तारा ने इसे कहा था, बर्फ और चट्टानों के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारें किसी सामान्य पत्थर से नहीं बनी थी। वे चमक रही थीं जैसे उनमें तारों की रोशनी बसी हो। विक्रम, तारा और आदित्य थके हुए थे, लेकिन गढ़ का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक गईं। गढ़ का प्रवेश द्वार विशाल था, जिस पर नक्षत्रों के चिन्ह उकेरे गए थे। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। विक्रम ने अपने पिता का तारों वाला यंत्र जेब से निकाला और उसकी सुइयों को देखा। वे तेजी से घूम रही थीं, जैसे गढ़ की शक्ति उन्हें खींच रही हो। यह जगह जादुई है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तारा ने गहरी सांस ली और अपने तावीज को छुआ। यह गढ़ नक्षत्रों की शक्ति से बना है। नक्षत्रमणि यहीं कहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। काल भैरव की नजर हम पर है। आदित्य ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी। मैं उस राक्षस का इंतजार कर रहा हूं। अगर वह दिखा तो मेरी तलवार उसका जवाब देगी। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था, जो विक्रम ने नोटिस किया। तारा ने बिना कुछ बोले प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाए। द्वार पर एक और पहेली थी, एक गोलाकार पत्थर जिस पर नक्षत्रों के प्रतीक बने थे। तारा ने अपने तावीज को पत्थर के केंद्र में रखा और अचानक प्रतीकों से नीली रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे द्वार खुल गया और एक ठंडी चमकदार हवा ने उन्हें अंदर खींच लिया। गढ़ के अंदर का दृश्य किसी स्वप्नलोक की तरह था। विशाल कक्ष की छत इतनी ऊंची थी कि वह आसमान से जुड़ी प्रतीत होती थी। दीवारों पर चमकते रत्न जड़े थे, जो तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। कक्ष के बीच में एक मंच था, जिस पर एक चमकदार रत्न रखा था। वह नक्षत्रमणि था, जो नीले, सफेद और सुनहरे रंगों में चमक रहा था। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि पूरा कक्ष रोशन हो रहा था। नक्षत्रमणि, तारा ने श्रद्धा से कहा, यह तारों की आत्मा है। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर रत्न की ओर बढ़ा। यह इतना सुंदर है। क्या यह सचमुच अभिशाप को तोड़ सकता है? तारा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसकी शक्ति खतरनाक भी है। अगर इसे गलत हाथों में पड़ने दिया तो दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। आदित्य ने संदेह भरी नजरों से तारा को देखा। और हमें कैसे पता कि तू इसे गलत इस्तेमाल नहीं करेगी? तुझे इस रत्न के बारे में बहुत कुछ पता है तारा। तू हमसे क्या छिपा रही है? विक्रम ने आदित्य को शांत करने की कोशिश की। आदित्य, हम यहाँ गांव को बचाने आए हैं। तारा हमारी मदद कर रही है। लेकिन तारा ने चुपचाप मंच की ओर कदम बढ़ाए। उसने अपने तावीज को नक्षत्रमणि के पास रखा और अचानक एक चमकदार नीली रोशनी ने पूरे कक्ष को घेर लिया। विक्रम और तारा को लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हों। जब रोशनी कम हुई तो वे एक अजीब सी जगह पर खड़े थे। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह नक्षत्र लोक था, एक ऐसी दुनिया जहां तारे जीवित प्राणियों की तरह चमक रहे थे। चारों ओर रंग बिरंगे गोले तैर रहे थे, प्रत्येक एक तारे का प्रतीक।
कुछ तारे छोटे और चंचल थे जैसे बच्चे, तो कुछ बड़े और गंभीर जैसे बुजुर्ग। एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, स्वागत है नक्षत्रों के रक्षक। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? उसने पूछा। एक बड़ा सुनहरा तारा उनके सामने आया। हम नक्षत्र हैं। तुम यहाँ नक्षत्र मणि की खोज में आए हो, है ना? तारा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हाँ, महान नक्षत्र, हम अभिशाप को तोड़ना चाहते हैं। तारा ने जवाब दिया, अभिशाप काल भैरव की देन है। सदियों पहले उसने हमारी शक्ति को चुराने की कोशिश की थी। नक्षत्र मणि उसकी सजा थी, लेकिन उसने इसे अभिशाप में बदल दिया। हर 100 साल में वह जागता है और हमें फिर से कैद करने की कोशिश करता है। विक्रम ने पूछा, लेकिन हम उसे कैसे रोक सकते हैं? तारा ने कहा, नक्षत्र मणि को शुद्ध करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो विक्रम? विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन तारा ने तारा की ओर देखा। और तुम पुजारी, तुम्हारा नक्षत्र मणि से गहरा नाता है। क्या तुमने इनसे सच्चाई साझा की है? विक्रम ने तारा की ओर देखा। क्या बात है तारा, तू कुछ छिपा रही है? तारा ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा परिवार नक्षत्र मणि का रक्षक था। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि यह रत्न सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। लेकिन काल भैरव ने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ गांव को बचाने नहीं बल्कि अपने परिवार का बदला लेने भी आई हूँ। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तारा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मेरा इरादा नेक है। नक्षत्र लोक में समय रुक सा गया था। तारा ने विक्रम को एक चमकदार गोला थमाया। यह नक्षत्र की आत्मा है। इसे नक्षत्र मणि के साथ जोड़ो और अभिशाप कमजोर होगा। लेकिन सावधान, काल भैरव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोशनी फिर से चमकी और विक्रम व तारा वापस गढ़ के कक्ष में थे। लेकिन आदित्य वहां नहीं था। विक्रम ने चिंता से चारों ओर देखा। आदित्य कहाँ है? तारा ने मंच की ओर देखा। नक्षत्र मणि अभी भी चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब अस्थिर थी। हमें जल्दी करना होगा, उसने कहा। बाहर आदित्य अकेला खड़ा था। गढ़ की बर्फीली ढलान पर एक ठंडी हवा बही और एक गहरी आवाज ने उसे पुकारा, तलवारबाज, क्या तू उस पुजारिन पर भरोसा करता है? वह तुम्हें धोखा देगी। नक्षत्र मणि मेरे साथ सुरक्षित होगा। आदित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तू कौन है? दिखा। छाया ने हंसते हुए कहा, मैं काल भैरव हूं। मेरे साथ आ और मैं तुझे शक्ति दूंगा। आदित्य का मन डगमगाया। तारा पर उसका संदेह अब और गहरा हो गया था। उसने गढ़ की ओर देखा और एक खतरनाक फैसला लिया। विक्रम और तारा कक्ष से बाहर निकले, लेकिन उन्हें आदित्य की अनुपस्थिति ने परेशान कर दिया। तारा ने चिंता से कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। काल भैरव उसका दिमाग भटका सकता है। विक्रम ने नक्षत्र की आत्मा को कसकर पकड़ा। हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन पहले हमें नक्षत्र मणि को शुद्ध करना होगा। गढ़ की बर्फीली हवाएं अब और ठंडी हो रही थीं। काल भैरव की छाया करीब थी और आदित्य का संदेह कहानी को एक खतरनाक मोड़ की ओर ले जा रहा था। गुप्त गढ़ की बर्फीली दीवारें अब चुप थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। विक्रम और तारा कक्ष से बाहर निकले। उनके हाथों में नक्षत्र की आत्मा थी, वह चमकदार गोला जो नक्षत्र मणि को शुद्ध करने की कुंजी था। लेकिन आदित्य की अनुपस्थिति ने
विक्रम के दिल में बेचैनी पैदा करती थी। आदित्य कहाँ है? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तारा ने गढ़ की बर्फीली ढलान की ओर देखा। हमें उसे ढूंढना होगा। काल भैरव उसका दिमाग भटका सकता है। वह पहले ही हम पर नजर रख रहा है। विक्रम ने नक्षत्र की आत्मा को कसकर पकड़ा। हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन पहले हमें नक्षत्र मणि को शुद्ध करना होगा। वे कक्ष की ओर लौटने ही वाले थे कि गढ़ की दीवारें कांपने लगी। एक गहरी भयानक गर्जना ने हवा को चीर दिया। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और तारा ने अपने तावीज को छुआ। अचानक कक्ष की छत से एक काली छाया उतरी। वह अब कोई साधारण छाया नहीं थी। काल भैरव पूर्ण रूप में प्रकट हो चुका था। एक विशाल छायादार प्राणी जिसका शरीर काले धुएं से बना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी गढ़ की दीवारों से टकरा रही थी। नन्हे मनुष्यों, काल भैरव की आवाज गूंजी। तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा ली है। नक्षत्र मणि मेरा है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। विक्रम ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तू इसे कभी नहीं पाएगा राक्षस। हम अभिशाप को तोड़ देंगे। काल भैरव ने ठहाका लगाया। अभिशाप? यह मेरी शक्ति है और तुम्हारा विश्वास तुम्हें ही नष्ट करेगा। तारा ने अपने तावीज से एक नीली रोशनी निकाली और उसे काल भैरव की ओर निर्देशित किया। रोशनी ने राक्षस को थोड़ा पीछे धकेला, लेकिन वह फिर से आगे बढ़ा। तूने नक्षत्रों की शक्ति चुराई पुजारिन, उसने गर्जना की, लेकिन तू मुझे नहीं रोक सकती। विक्रम ने तारा की ओर देखा। हमें नक्षत्र मणि तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी कक्ष में एक परिचित आकृति प्रकट हुई। यह आदित्य था। उसकी तलवार हाथ में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई और हो। आदित्य, विक्रम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तू कहाँ था? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसने तारा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, नक्षत्र मणि मुझे दे दो तारा। मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। तू इसे अपने लिए चाहती है। विक्रम अवाक रह गया। आदित्य, तू क्या कह रहा है? हम एक साथ हैं। आदित्य ने अपनी तलवार तारा की ओर तान दी। विक्रम, तू अंधा है। तारा हमें धोखा दे रही है। उसने अपने परिवार का बदला लेने की बात कही, लेकिन वह इस रत्न की शक्ति खुद हथियाना चाहती है। तारा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आदित्य, तू काल भैरव के प्रभाव में है, उसकी बातों में मत आ। काल भैरव ने फिर हंसते हुए कहा, तलवारबाज सही कह रहा है पुजारिन। तेरा अतीत तुझे धोखेबाज बनाता है। विक्रम ने आदित्य के सामने खड़े होकर कहा, आदित्य, तू मेरा भाई है। तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा। तारा हमारी दुश्मन नहीं है। लेकिन आदित्य का मन डगमगा चुका था। उसने तारा की ओर कदम बढ़ाया और नक्षत्र मणि को मंच से उठाने की कोशिश की। तारा ने तेजी से अपने तावीज से एक जादुई ढाल बनाई जो आदित्य को पीछे धकेल देती है। आदित्य, रुक जा, उसने चिल्लाया। तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। काल भैरव ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी छाया को कक्ष में फैलाया और दीवारों पर जड़े रत्न काले पड़ने लगे। गढ़ कांप रहा था, जैसे वह ढहने वाला हो। विक्रम ने तारा की ओर देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा। तारा ने नक्षत्र मणि को छुआ और एक चमकदार नीली रोशनी निकाली। मैं काल भैरव को रोक सकती हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं। विक्रम, नक्षत्र की आत्मा को संभालो। विक्रम ने गोले को कसकर पकड़ा और तारा के पीछे दौड़ा, लेकिन आदित्य ने फिर से तारा को रोका। तू कहीं नहीं जाएगी। उसने तलवार से वार किया,
लेकिन तारा ने अपनी जादुई ढाल से उसे रोक लिया। विक्रम ने अपने दोस्त की ओर देखा, उसका दिल टूट रहा था। आदित्य, तू ये क्यों कर रहा है? आदित्य ने गुस्से में कहा। क्योंकि तू उस धोखेबाज पर भरोसा कर रहा है। मैं गांव को बचाऊंगा अपने तरीके से। काल भैरव की छाया अब और गहरी हो गई थी। उसने एक काला भंवर बनाया जो नक्षत्र मणि को खींचने की कोशिश कर रहा था। तारा ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक आखिरी जादुई विस्फोट किया। नीली रोशनी ने काल भैरव को पीछे धकेल दिया और गढ़ का कक्ष स्थिर हो गया। लेकिन तारा कमजोर पड़ गई थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका तावीज अब भी चमक रहा था। विक्रम ने उसे उठाया। तारा, तू ठीक है? तारा ने हाँफते हुए कहा। हमें नक्षत्र मणि को बचाना होगा। आदित्य, वह समझ नहीं रहा। विक्रम ने आदित्य की ओर देखा जो अब मंच के पास खड़ा था। नक्षत्र मणि को छूने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने दौड़कर उसे रोका। आदित्य, बस कर, हम इसे मिलकर करेंगे। लेकिन आदित्य ने उसे धक्का दे दिया। विक्रम, तू मेरे रास्ते में मत आ। विक्रम का दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसने अपनी तलवार उठाई लेकिन उसे नीचे कर लिया। तू मेरा दोस्त है आदित्य, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, तारा ने कमजोर आवाज में कहा। विक्रम, हमें यहां से निकलना होगा। काल भैरव फिर आएगा। विक्रम ने तारा को सहारा दिया और कक्ष से बाहर की ओर दौड़ा। आदित्य ने उन्हें जाते देखा लेकिन वह रुका रहा। नक्षत्र मणि की चमक अब और अस्थिर हो रही थी। काल भैरव की आवाज फिर गूंजी। तलवारबाज, तूने सही चुना। मेरे साथ आ और मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जो तू चाहता है। विक्रम और तारा गढ़ के बाहर बर्फीली ढलान पर पहुंचे। तारा ने हाँफते हुए कहा, आदित्य, वह काल भैरव के जाल में फंस गया है। हमें उसे बचाना होगा। विक्रम ने नक्षत्र की आत्मा को देखा, लेकिन नक्षत्र मणि अभी भी गढ़ में है। अगर काल भैरव उसे ले लेता है तो सब खत्म हो जाएगा। तारा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें वापस जाना होगा, लेकिन इस बार हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। बर्फीली हवाएं अब और तेज हो रही थी। काल भैरव की शक्ति बढ़ रही थी और आदित्य का विश्वासघात विक्रम के दिल पर भारी पड़ रहा था। नक्षत्र मणि का भाग्य अधर में लटक रहा था और गांव की आखिरी उम्मीद अब विक्रम और तारा पर टिकी थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां बर्फीली हवाएं चाकू की तरह चीर रही थी, एक आखिरी युद्ध का मंच सज चुका था। विक्रम और तारा गुप्तगढ़ से भागकर इस चोटी पर पहुंचे थे। उनके हाथों में नक्षत्र की आत्मा थी, वह चमकदार गोला जो नक्षत्र मणि को शुद्ध करने की कुंजी थी। लेकिन उनका दिल भारी था। आदित्य, उनका दोस्त, काल भैरव के प्रभाव में फंस चुका था और नक्षत्र मणि अभी भी गढ़ में था, राक्षस की पहुंच के भीतर। आसमान अंधेरा था और तारे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। काशीपुर की उम्मीदें अब विक्रम और तारा पर टिकी थी। विक्रम ने तारा की ओर देखा जो अभी भी कमजोर थी। उसका तावीज हल्का सा चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तारा, क्या तू ठीक है? उसने चिंता से पूछा। तारा ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूं विक्रम, लेकिन हमें आदित्य को बचाना होगा। काल भैरव ने उसके मन को जहर दे दिया है। विक्रम ने नक्षत्र की आत्मा को कसकर पकड़ा। और नक्षत्र मणि, अगर वह काल भैरव के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। तारा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें गढ़ वापस जाना होगा, लेकिन इस बार
हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। तभी बर्फीली ढलान पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। यह आदित्य था। उसकी तलवार खून से सनी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और भ्रम मिश्रित था। उसके पीछे एक काला भांवर बन रहा था, जिसमें काल भैरव की छाया उभर रही थी। राक्षस अब और भयानक लग रहा था। उसका शरीर काले धुएं और आग का मिश्रण था और उसकी आंखें लाल रंग से जल रही थीं। विक्रम, आदित्य ने चिल्लाया, तू गलत पक्ष चुन रहा है। तारा हमें धोखा दे रही है। यह रत्न उसे शक्ति देगा और वह हमें नष्ट कर देगी। विक्रम ने अपने दोस्त की ओर कदम बढ़ाया। आदित्य, तू भटक गया है। काल भैरव तुझे इस्तेमाल कर रहा है। तू मेरा भाई है, मेरी बात सुन। लेकिन काल भैरव ने ठहाका लगाया। तलवारबाज सही है योद्धा। पुजारिन का अतीत धोखे से भरा है। उसका परिवार नक्षत्र मणि का रक्षक था, लेकिन उन्होंने इसकी शक्ति का लालच किया। तारा ने गुस्से से जवाब दिया, झूठ। मेरे परिवार ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दी। तूने उन्हें नष्ट किया, काल भैरव। विक्रम ने आदित्य की आंखों में देखा। आदित्य, तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा। हम गांव को बचाने आए हैं और हम इसे मिलकर करेंगे। आदित्य का चेहरा कांपने लगा। काल भैरव की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन विक्रम की आवाज ने उसके दिल को छुआ। उसने अपनी तलवार नीचे की, लेकिन तभी काल भैरव ने अपनी शक्ति का वार किया। एक काला भांवर विक्रम और तारा की ओर बढ़ा। तारा ने तेजी से अपने तावीज से एक नीली ढाल बनाई, लेकिन वह कमजोर पड़ रही थी। विक्रम, नक्षत्र की आत्मा, तारा ने चिल्लाया, इसे मेरे पास दे। विक्रम ने गोला तारा को थमाया। तारा ने इसे अपने तावीज के साथ जोड़ा और एक चमकदार रोशनी ने काल भैरव के भांवर को रोक दिया, लेकिन रोशनी ने आसमान को भी हिला दिया। तारे जो गायब हो चुके थे अब अस्थिर होकर चमकने लगे, जैसे वे गिरने वाले हों। काल भैरव ने गर्जना की, तुम मेरी शक्ति को नहीं छीन सकते। नक्षत्र मणि मेरा है। आदित्य ने यह सब देखा और उसके मन में उथल पुथल मच गई। उसने काल भैरव की ओर देखा, फिर विक्रम और तारा की ओर। मैंने गलती की, उसने फुसफुसाया। विक्रम ने उसका कंधा पकड़ा। आदित्य, अभी देर नहीं हुई, हमारे साथ आ। लेकिन काल भैरव ने मौके का फायदा उठाया। उसने एक काला तीर आदित्य की ओर फेंका। विक्रम ने आदित्य को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन तीर तारा को छू गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका तावीज अब धीमा पड़ रहा था। तारा, विक्रम ने चिल्लाया। वह उसके पास दौड़ा, लेकिन काल भैरव ने फिर हमला किया। आदित्य ने अपनी तलवार उठाई। विक्रम, तारा को बचा, मैं इसे रोकता हूं। उसने काल भैरव की ओर छलांग लगाई, अपनी सारी ताकत से वार करते हुए। उसकी तलवार राक्षस के शरीर से गुजरी, लेकिन काल भैरव ने उसे अपने काले पंजों से पकड़ लिया। आदित्य, विक्रम ने चिल्लाया, लेकिन वह तारा को छोड़ नहीं सका। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, मुझे माफ कर दे, गांव को बचा। और फिर काल भैरव ने उसे अपने भांवर में खींच लिया। आदित्य की तलवार जमीन पर गिर गई और उसकी आवाज खामोश हो गई। विक्रम का दिल टूट गया। उसने तारा को सहारा दिया, जो अब होश में आ रही थी। आदित्य, उसने फुसफुसाया। तारा ने कमजोर स्वर में कहा, विक्रम, हमें रुकना नहीं होगा। आदित्य का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। काल भैरव कमजोर पड़ चुका था, लेकिन अभी भी खतरनाक था। विक्रम ने नक्षत्र मणि को देखा, जो अब गढ़ के मंच पर अस्थिर होकर चमक रहा था। हमें इसे शुद्ध करना होगा,
उसने कहा। तारा ने सिर हिलाया। लेकिन अगर हमने इसे नष्ट किया तो नक्षत्रों की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। विक्रम ने गहरी सांस ली। तारे हमारे दिलों में चमकेंगे तारा, हमें अभिशाप को तोड़ना होगा। वे गढ़ के कक्ष में लौटे। नक्षत्रमणि अब अनियंत्रित हो रहा था। उसकी रोशनी पूरे कक्ष को हिला रही थी। काल भैरव फिर से प्रकट हुआ, लेकिन उसकी शक्ति अब कम थी। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, उसने गर्जना की। विक्रम ने नक्षत्र की आत्मा को नक्षत्रमणि में डाला। एक चमकदार विस्फोट हुआ और नीली सुनहरी रोशनी ने काल भैरव को घेर लिया। राक्षस चीखा और उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। नक्षत्रमणि टुकड़ों में बिखर गया और गढ़ की दीवारें स्थिर हो गईं। विक्रम और तारा बाहर निकले। आसमान अब साफ था और तारे फिर से चमक रहे थे, लेकिन विक्रम का दिल भारी था। आदित्य, उसने फुसफुसाया। तारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने हमें बचाया विक्रम। उसकी बहादुरी ने अभिशाप को तोड़ा। विक्रम ने तारा की ओर देखा। और अब नक्षत्रमणि नष्ट हो चुका है। तारा ने आसमान की ओर देखा। नक्षत्र अब भी हैं। मैं उनकी रक्षा करूंगी, जैसा मेरे परिवार ने किया था। लेकिन अब यह मेरा दायित्व है। कई दिन बाद विक्रम काशीपुर लौटा। गांव वाले खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि तारे फिर से रात को रोशन कर रहे थे। बच्चे छतों पर लेटकर तारों को गिन रहे थे और बूढ़े अपनी कहानियां सुना रहे थे। विक्रम ने अपने पिता का यंत्र निकाला और उसे आसमान की ओर उठाया। सुइयां अब स्थिर थीं, जैसे तारे उससे कह रहे हों, तूने हमें बचा लिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए तारा को याद किया, जो हिमालय में रह गई थी, नक्षत्रों की नई रक्षक बनकर, और आदित्य को, जिसका बलिदान हमेशा